सबकी बिगड़ी। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी कहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। हेलो 1 2 3 माइक चेक। जब मौज में आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज में आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक अरे सारे बच्चे इस लिंक को फटाफट सारे ग्रुप में डाल दो भाई। एक तो फटाफट से इसको लाइक कर दो और सारे ग्रुप में डाल दो। आज हमारी फाइनली 5 हेड की रिवीजन स्टार्ट हो रही है जी। ये चमक ये दमक फुल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इटला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अरे सारे बच्चों को फटाफट शेयर कर दो, नालायक को अपने अपने स्टेटस पे लगा दो फटाफट से, जल्दी जल्दी अपने अपने स्टेटस पे लगाओ इसको फटाफट से। और जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे सब में डाल दो। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही। जी बीजीओ 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 बिल्कुल बीजीओ। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो
रग रग में बसी एक बार फटाफट से बताओ जी, क्या मेरी ऑडियो सही आ रही है जी? रग रग में बसी एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या मेरी ऑडियो सही आ रही है? जीवन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। क्या मेरी ऑडियो सही आ रही है? और बेटा जी इसको सारे ग्रुप में डाल दो, इतने सारे तुम व्हाट्सएप ग्रुप में हो, नालायकों वाली बातें मत किया करो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ओ माय गॉड, ओ मेरे यारों, ओ मेरे दिलदारों, ओ मेरे नालायकों, मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च, मेरा बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया बढ़िया हो, एकदम मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग विद्या, गुड मॉर्निंग वंश, गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग रोहन, गुड मॉर्निंग रिद्धिमा, गुड मॉर्निंग रूबी, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग गुनगुन, अंकिता, नीतीश, एकता, श्रेयस, वंशिका। चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी यहाँ पे आए, ठीक है। और सारे बच्चे इसको फटाफट से शेयर करेंगे हर एक बच्चे के साथ, और इसको दबा के लाइक करेंगे। और तुम बेटा जी कमेंट भी कर दिया करो। तुम्हारे हाथ तो नहीं दुखते? दुखते हैं तो मैं तुम्हें हाथ दबा दूं तुम्हारे? आजा मेरा बच्चा, दिखाओ दिखाओ, हाथ दबाता हूं तो, क्योंकि तुम्हारे हाथ दर्द होते हैं ना कमेंट करते हुए कि क्लासेस तुम्हें कैसी लग रही हैं, वो तुम्हारे को दुखते हैं हाथ तुम्हारे नालायकों के। चलो जी बहुत बढ़िया। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब आज में फाइनली 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 5 हेड की रिवीजन अपनी स्टार्ट करनी है जी। छोटे मोटे चैप्टर्स हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे 5 हेड की आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कल क्या है? कल क्या बताओ? ओए ओए हेलो भाई साहब इधर, कल क्या है? क्या कल? शनिवार। शनिवार राती आप सबको नींद नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि कल वीजी सर की मैराथन होती इनकम टैक्स की, ठीक है। तो कल शाम को 7 बजे लाइव यूट्यूब पे पहुंच जाना सारे बच्चे, अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर। मैं दोबारा बोल दूं, मेरे इस चैनल पे कल लाइव क्लास नहीं होगी, अल्टीमेट सीए वाले पर होगी। कहीं मेरे को ढूंढते रहो कि गाबा सर कहाँ गए, हाय गाबा सर ने 7 बजे कहा था। तो कल होगी, 100% होगी। कल सारे बच्चे अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव पहुंच जाएंगे, वहीं पर हमारी लाइव क्लास होगी, आपने जरूर देखनी है। उसके बाद फेस टू फेस हमारी क्लास लक्ष्मी नगर में है। कोई बच्चा भी अगर फेस टू फेस आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है। कोशिश करें 6:45 तक पहुंच जाए, क्योंकि एग्जैक्ट हम अपनी 7 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। और तुम्हें पता तुम्हारे इनकम टैक्स में क्या हाल है, ठीक है ना। तो कल वाली मैराथन तो गलती से मिस मत कर देना। इवन कल वाली क्यों, 2 मैराथन होंगी इनकम टैक्स की, एक होगी कल और एक होगी 7 तारीख को। ये दोनों गलती से मिस मत कर देना बस, ठीक है ना। क्योंकि इनकम टैक्स में तुम्हारा हाथ थोड़ा सा टाइट रहता है, और इनकम टैक्स में एग्जामिनर तुम्हारे मजे लेता है, तो हमें उसको मजे नहीं देने, हमें बढ़िया तरीके से इनकम टैक्स रिवाइज करना है। इसलिए कल वाली मैराथन सारे के सारे बच्चे अटेंड करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। और पूरे के पूरे 12 घंटे लाइव बैठेंगे, और कोशिश करेंगे कि 12 घंटे के अंदर जितने भी पॉइंट हमने किए वो सारे के सारे हमें रिकॉल हो जाएं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो कल अपना थोड़ा बहुत दिन में सो जाना, और ये रात को ना ये नखरे मत करना कि मेरे को नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरी पलकें बंद हो रही हैं। ये अपना दिन में काम कर लेना जो भी करना है,
तो चुप करके दिन में 3-4 घंटे सो लेना, रात को ड्रामेबाजी मत करना। मैं जाग रहा हूं तो आपको भी जागना है और सुबह तक जागना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो नखरे मत करना कि मेरे को नींद आ रही है, मेरे को वो हो रहा है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। डन। हाँ, मॉर्निंग वाला त्रिशूल बैच तो चलेगा नहीं, कल मॉर्निंग त्रिशूल बैच वाली क्लास नहीं होगी, कल हम सिर्फ शाम को ही मिलेंगे जी, कल हम शाम को ही मिलेंगे, ठीक है। संडे तक हमारी क्लास रहेगी, संडे को त्रिशूल बैच की मैं शाम को चाहे क्लास ले लूंगा जी, ठीक है। बट कल मॉर्निंग में त्रिशूल बैच वाली क्लास नहीं होगी, कल हमारी शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव अपनी क्लास चलेगी अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे, और संडे को शाम को शायद मैं त्रिशूल बैच की क्लास में ले लूंगा, बाकी मंडे को हमारी त्रिशूल बैच की क्लास रहेगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। विद्या थोड़ा सो जाना, रात को फिर सो जाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाइयों और उनकी बहनों, एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब हमें 5 हेड की रिवीजन हमें स्टार्ट करनी है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, इधर देखो ध्यान से। अब आज हमें 5 हेड की रिवीजन स्टार्ट करनी है। अब देखो 5 हेड कौन कौन से हैं, पहले तो एक बार वो देख लेते हैं। याद करो मैंने कहा था इनकम टैक्स में ना 5 हेड होते हैं आपके। अच्छा, इनकम टैक्स में 5 हेड कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हेड होता है सैलरी का, दूसरा हेड फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, तीसरा हेड आपका पीजीबीपी का है, चौथा हेड आपका कैपिटल गेन का है, और पांचवा हेड जो है वो अदर सोर्स का है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, दैट इज 5 हेड्स ऑफ इनकम, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, अब एक बात को बताओ, ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम निकल के आ रहे हैं, ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकम के आने के 5 सोर्स हैं या इनकम के जाने के 5 सोर्स हैं? इनकम के जाने के 5 सोर्स हैं। याद करो मैंने कहा था कि एक पर्सन जो है वो इनकम कहीं से भी कमा सकता है। ओए सुनो मेरी बात बेटे, 5 हेड की रिवीजन कर रहे हैं, कितने दिन एग्जाम को बचे हैं? गिन के 30-40 दिन एग्जाम को बचे हैं, और अब तुम सिंसियर हो जाओ। अब ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो जो तुम अभी कई बच्चे करते हैं, तो अगले आने वाले बहुत डेडिकेटेड तरीके से पढ़ लो, अभी भी तुम पास हो सकते हो और अच्छे नंबर से हो सकते हो। और अब हम 5 हेड की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बीच में ना वो मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करोगे आप, ठीक है ना। तो बहुत तरीके से रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। देखो त्रिशूल बैच में रिवाइज कर लोगे, त्रिशूल बैच के बाद फिर मैराथन में रिवाइज कर लोगे। जब 2 बार रिवाइज हो जाएंगे तो बताओ एग्जाम में कहां गलती करके आओगे। और 22 तारीख हमारी हो गई है, 23 तारीख कल है, 24 तारीख संडे, 25 तारीख मंडे से प्रैक्टिस सेशन भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेशन भी हमें अटेंड करने हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके इंडिविजुअल क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी तो प्रैक्टिस हमें करने हैं ना, ठीक है ना। बिल्कुल सिंसियर तरीके से पढ़ लो आने वाले 30 से 40 दिन कि भाई मुझे बुरी शिद्दत से पढ़ना है और मुझे एग्जाम क्लियर करने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो अपने अपने लिए अब मतलबी हो जाओ, अपने अपने लिए मतलबी हो जाओ। अब सिंपल सी बात है, अपने पढ़ने पे ध्यान लगाओ, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? हाँ, वंशु पढ़ लेंगे मेरे बच्चे। अब अभी इतना भी तुम मोदी का भाई तो नहीं है कि बच्चा कह रहा है चल पढ़ाना अब, ठीक है। मुझे पता है मुझे कब पढ़ाना है भाई, इतना कोई बिजी नहीं हो। 2-2 घंटे तुम सोए रहते हो नालायको, मुझे ज्ञान पेल रहे हो यहाँ पे, पढ़ाओ अब यहाँ पे। इधर देखो ध्यान से, अब एक बात को सोच के बताओ, अब टोटल क्या हमारे 5 हेड निकल के आते हैं। अब अगर 5 हेड की बात करूंगा तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि इनकम के आने के जो होते हैं वो अनलिमिटेड सोर्स होते हैं, बट इनकम के जाने के जो होते हैं वो 5 हेड होते हैं। अच्छा, इनकम के जाने के 5 हेड का मतलब क्या है कि या तो इनकम सैलरी में होगी, या इनकम हाउस प्रॉपर्टी में, या इनकम पीजीबीपी, या इनकम कैपिटल गेन। और जो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी ना, वो सारी के सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है सर सैलरी हेड में इनकम कब आती है? याद कर मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई पैसा देगा तो उसके हाथ में इनकम जो होगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर दूसरा मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल रेंटल इनकम जो होगी वो रेंटल इनकम जो होगी वो नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर अगर तुम्हें बिजनेस या तुम्हारे प्रोफेशन से इनकम जो टैक्सेबल होगी वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। फिर अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने बेच दी है, कोई कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर कर दी है, उसकी ट्रांसफर से आने वाली इनकम जो होगी वो कैपिटल गेन में इनकम होगी, और जो भी आपकी बची कुछ इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर अदर सोर्स में इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी, क्या आप हमें उसका एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल जी।
जैसे मान लो एफडी से आने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है। डिवेंचर से आने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है। फिर बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये सारी के सारी अदर सोर्स की इनकम है। तो जो इनकम 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होंगी ना, वो सारी की सारी इनकम जो टैक्सेबल करनी है वो अदर सोर्स में करनी है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अब इन पांचों में से सबसे पहले मैं हेड जो रिवाइज करवाने जा रहा हूं, सबसे छोटा हेड मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूं। हम पहले हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं सैलरी का चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। तो कोशिश करते हैं आज वाली क्लास, ठीक है, और परसों संडे जो मैं शाम को त्रिशूल बैच की जो मैं क्लास लूंगा, तो संडे वाली क्लास, इन 2 क्लास के अंदर हमें हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और इसके साथ में इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो एग्जाम में गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं ना, अब सबसे पहले हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब ये समरी बुक आपके पास है, उस नोट्स में अगर आप चेक करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपको मिल जाएगा। मैं वहीं से आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। तो हम चैप्टर जो रिवाइज कर रहे हैं दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, पहले ये समझो कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इनकम आती है और कौन कौन सी इनकम नहीं आती। सर एक बात मेरे को बताओ, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि इस चैप्टर का नाम जो है ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का ये नाम है। अरे जब मैं कहता हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस चैप्टर का ये नाम है, तो देखने से क्या लग रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो होगी वो इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी। भाई अगर मैं हेड की लाइन पे जाता हूं तो हेड की लाइन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो देखने से ये लग रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो है वो इस चैप्टर में टैक्सेबल है। बट मेरा पूरी क्लास में पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं बात करता हूं हाउस प्रॉपर्टी, तो मेरे को बता सकते हो हाउस प्रॉपर्टी से आप कौन कौन सी इनकम कमा सकते हो। भाई अगर मान लो मेरे पास एक घर है, इस घर से मैं कौन कौन सी इनकम कमा सकता हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है हाउस प्रॉपर्टी से या तुम सेल करके इनकम कमा सकते हो, या इसको रेंट पे देके या लेट आउट पे देके इनकम कमा सकते हो। अब अगर मान लो मैंने हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, अब 2 केस होंगे, या तो मेरा बेचने का बिजनेस होगा या मेरा बेचने का बिजनेस नहीं होगा। अब अगर मेरा घर को सेल करने का बिजनेस है, अगर मेरा घर को सेल करने का बिजनेस है, फिर मुझे इनकम आ रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो इनकम जो टैक्सेबल होगी वो पीजीपी के अंदर होगी। फिर अगर मान लो मेरा घर को बेचने का बिजनेस नहीं है, फिर भी मैंने बेचा है, तो वो इनकम जो होगी वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। और अगर मैंने घर जो है वो किराए पर दिया है और किराए पर देना मेरा बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो इनकम जो है वो तुम्हारी पीजीपी में टैक्सेबल होगी। और अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर देना नहीं है, तो इनकम जो होगी फिर वो टैक्सेबल होगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। तो पहली बात तो ये समझो कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम आती कौन सी है। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली सारी की सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। आंसर इज नो। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि घर से इनकम 2 तरह से होती है, सेल और लेट आउट, या मैं रेंटल की बात करूं, सेल वाली इनकम या तो बिजनेस में या कैपिटल गेन में, और रेंट वाली बिजनेस, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो पीजीपी के अंदर, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं है तो इनकम जो टैक्सेबल होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में होगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के कि हाउस प्रॉपर्टी का हेड जो है ना वो इतना छोटा सा हेड है, बाकी किसी भी केस में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता। अब याद करो, मैंने क्लास के अंदर कहा था कि सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 तक आपके जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी के हैं। अब सबसे पहला सेक्शन नंबर 22 ये बात कहता है कि सेक्शन 23 में से सेक्शन 24 माइनस कर दोगे, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। मतलब 22 ने कहा कि 23 की वैल्यू में से 24 माइनस कर दो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। एक बच्चा कह रहा है रेंट और लेट आउट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कोई लेट आउट कहता है, कोई रेंटिंग कहता है, कोई लीज कहता है। फर्क सिर्फ इतना सा ड्यूरेशन का फर्क, नॉर्मली ड्यूरेशन का होता है। चाहे मैं लीज की बात करूं, चाहे मैं लेट आउट की बात करूं, चाहे मैं रेंटिंग की बात करूं, सिंपल सी बात, तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है और तीनों की टैक्सेबिलिटी जो हमें करनी है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर करनी है। अगर तुम्हारा बिजनेस रेंट पे देने का नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 22 ने बोला कि 23 में से 24 माइनस कर दो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। अब सेक्शन 22 की इतनी हिम्मत कि वो ये बात कह दे कि 23 में से 24 माइनस कर दो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। तो ये 22 कहने वाला कौन है? 22 आपका चार्जिंग सेक्शन है। और याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी आपको कहा था कि हर हेड में ना, हेलो भाई साहब, ओए ओए ओए,
गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हर हेड में एक चार्जिंग सेक्शन होगा जो आपको ये बताएगा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कैसे टैक्सेबल होगी, कब टैक्सेबल होगी। तो वो सारी की सारी बातें आपके हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 22 वो बात करेगा जी। तो सेक्शन 22 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, 23 आपका एनुअल वैल्यू है, 24 आपका डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू है। अब एक बच्चा ये बात कहता है, उस बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम है दीपक। अब बच्चे का नाम दीपक है। दीपक कहता है सर आपने कहा कि 22 ने बोला कि 23 में से 24 माइनस कर दो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। अब 22 कहने वाला चार्जिंग सेक्शन है। जब 23 में से 24 माइनस करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ रही है तो क्या 25, 26 और 27 ये 3 सेक्शन क्या हमारे सिलेबस में नहीं है? और अगर हमारे सिलेबस में है, इनका काम क्या है? तो इनका काम जो है उन 3 सेक्शन की सपोर्ट करना है। याद करो हर मूवी के अंदर हर मूवी के अंदर एक एक्टर होगा, एक विलन होगा और साथ में बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर जो होंगे। अब सपोर्टिंग एक्टर के बिना वो मूवी बन ही नहीं सकती। सेम बात यहां पर भी है कि मेन सेक्शन 22 है, मेन सेक्शन 23 है, मेन सेक्शन 24 है, बट ये मेन तब बनेंगे जब इनके साथ में सपोर्टिंग सेक्शन होंगे। तो सेक्शन 25, 26 और 27 जो हैं वो तीनों सपोर्टिंग सेक्शन है। बस ये बात ध्यान दीजिए। तो एक बार चेक करते हैं, सेक्शन 22 किसका है? चार्जिंग सेक्शन। 23 किसका है? एनुअल वैल्यू। 24 किसका है? डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। 25 किसका है? 25 है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इफ नो टीडीएस डिडक्टेड एंड पेड। उसके बाद सेक्शन 25A रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। 26 के अंदर बात करेंगे जोनरशिप और को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप। और 27 के अंदर बात करेंगे डीम्ड ओनरशिप। ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में निकल के आ रहे हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे निकल समझ में आ रही है? अब सबसे पहला जो हमें सेक्शन जो रिवाइज करना है, आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट 2 सेक्शन अच्छे ढंग से कंप्लीट करने हैं, 22 और 23। अगर ये दोनों सेक्शन हम अच्छे ढंग से आज रिवाइज कर लेते हैं तो हमने बहुत कुछ कर लिया जी। बस ये 2 सेक्शन अगर आज हम रिवाइज कर लेंगे ना, हमने बहुत कुछ कर लिया। बस ये पर ध्यान दो। तो उसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। हाँ जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनके भी 2025 में एग्जाम है उसमें अमेंडमेंट है भाई, आपको अमेंडमेंट अलग से करनी पड़ेगी। और पहली बात मैं फिर बोल दूं, ये रिवीजन क्लास है, रेगुलर बैच नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसके बहुत कुछ आगे और भी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, समझ में क्यों आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें बातें समझ में आ रही है, बट इतना मत सोचना कि लो इतना ही है। इसके पीछे की डेप्थ बहुत सारी है, इसके पीछे के लॉजिक्स बहुत सारे हैं जो भी रिवीजन क्लास में हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। मेरे को एक बार सारे बच्चे बताओ, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो वैल्यू हमें टैक्सेबल करनी है तो क्या वो रेंटल वैल्यू टैक्सेबल करनी है या हमें एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन सी वैल्यू टैक्सेबल होगी? रेंटल वैल्यू टैक्सेबल करेंगे या एनुअल वैल्यू करेंगे? अब 90% बच्चा कहता है सर जो रेंट होगा ना, रेंट जो होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और जब मैं कहता हूं रेंट, तो रेंट का मतलब रेंटल वैल्यू। अब गवर्नमेंट कहती नहीं, गवर्नमेंट कहती नहीं। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो एनुअल वैल्यू होगी वो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल की जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, सारे के सारे बच्चे जो भी अपने मुंह से रेंटल वैल्यू निकाल रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एनुअल वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। तो पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मुझे रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं करनी, मुझे एनुअल वैल्यू करनी है। हाँ, एनुअल वैल्यू में भी रेंटल वैल्यू में नोट भी रेंटल वैल्यू, वो रेंटल वैल्यू हो भी सकती है, वो रेंटल वैल्यू नहीं भी हो सकती है। तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू को हमें टैक्सेबल करना है, रेंटल वैल्यू को नहीं करना। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर आप बोल रहे हो रेंटल वैल्यू को नहीं करना, एनुअल वैल्यू को करना है। तो एनुअल वैल्यू और रेंटल वैल्यू में फर्क क्या होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। सर एक बात मेरे को बताना, मेरे पास ना एक घर है, मेरे पास एक घर है। अब अगर मेरे पास एक घर है, इस घर को मैंने रेंट पे दिया, तो अगर मैंने घर को रेंट पे दिया तो क्या मेरी रेंटल वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। भाई अगर मेरे पास एक घर है, घर को मैंने रेंट पे दिया तो क्या मेरी रेंटल वैल्यू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, रेंटल वैल्यू होगी। अच्छा अगर मेरे पास एक घर है, उस घर को मैंने रेंट पे नहीं दिया, तो अगर मैंने घर को रेंट पे नहीं दिया तो क्या मेरी रेंटल वैल्यू होगी या नहीं होगी? पहले मेरे को ये बताओ, क्या मेरी रेंटल वैल्यू होगी या नहीं होगी? फटाफट से बोलो जी।
जल्दी बोलो। जिनके भी एग्जाम दिसंबर 24 है जनवरी 25 में, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये फुली अमेंडेड ही करा रहा हूं मैं। बताओ, अगर मैंने घर किराए पर नहीं दिया तो क्या मेरी रेंटल वैल्यू होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं रेंट पे दूंगा तो रेंटल वैल्यू होगी, अगर मैं रेंट पे नहीं दूंगा तो रेंटल वैल्यू नहीं होगी। अब एक बात मैं और बताना, अगर मेरी दूसरे वाले केस में रेंटल वैल्यू नहीं है तो क्या मेरी एनुअल वैल्यू होगी नहीं होगी? बताओ भाई, अगर किसी घर की मेरी रेंटल वैल्यू नहीं है बट उस घर की क्या एनुअल वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती? बस मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है भाई। अगर मान लो इस वाले घर की मेरी रेंटल वैल्यू नहीं है बट क्या इस घर की मेरी एनुअल वैल्यू हो सकती है? यस या नो? एनुअल वैल्यू हो सकती है। बच्चा कह रहा है सर कैसे बेकार की बात कर रहे हो भाई, इस घर की रेंटल वैल्यू नहीं है, जब रेंटल वैल्यू नहीं है तो एनुअल वैल्यू कैसे होगी? क्योंकि एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी की इनहेरेंट वैल्यू। मैं दोबारा बोलूंगा, एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी की इनहेरेंट वैल्यू। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी हम मार्केट में किराए पर लगाते तो वहां से कितना किराया मुझे रिकवर हो सकता था, दैट इज माई एनुअल वैल्यू। वो ये नहीं कह रहे तुमने किराए पे लगाई है या नहीं लगाई है, किराए पर लगाने ना लगाने की बात नहीं करी, वो कह रहा अगर किराए पर लगाते तो वहां से कितना रेंट तुम्हें रिकवर हो सकता था, तो उसकी बात वो कर रहे हैं, उसको एनुअल वैल्यू बोलते हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो एनुअल वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं रेंट पे दूंगा तो एनुअल वैल्यू आएगी, नहीं। अगर मैंने कोई घर रेंट पे नहीं दिया, मेरे पास घर है, उस खाली पड़े हुए घर की भी एनुअल वैल्यू आ सकती है। बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? भाई इनहेरेंट का मतलब होता है अंदर छुपा हुआ। एक बात मैं बताओ, आप में कोई ना कोई इनहेरेंट क्वालिटी होगी ना। इनहेरेंट क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक बच्चा कहता है सर मेरे अंदर ना इनहेरेंट क्वालिटी है कि मैं चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेता हूं। सर मेरे अंदर इनहेरेंट क्वालिटी है, मैं लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर छुपी हुई। तो गवर्नमेंट कह रही है एनुअल वैल्यू एक तरह की इनहेरेंट वैल्यू है कि उस प्रॉपर्टी की छुपी हुई वैल्यू क्या है, कि अगर वो प्रॉपर्टी हम मार्केट पे किराए पर लगाएं तो कितना किराया वहां से रिकवर हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहां पर बोलेंगे एनुअल वैल्यू। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो ये समझ लो, एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी की ऐसी वैल्यू कि अगर किराए पर नहीं लगाई तो भी मार्केट से कितना किराया आ सकता है, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी करेंगे, दैट इज एनुअल वैल्यू। फिर मैंने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। अब अगला क्वेश्चन है एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी तो किसकी टैक्सेबल होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? या तो बिल्डिंग या लैंड अपरटिनेंट देयर टू, मतलब या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है। मतलब उसने बोला या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है, उसकी एनुअल वैल्यू जो होगी वो यहां पे टैक्सेबल होगी। वेकेंट लैंड की एनुअल वैल्यू यहां पे नहीं आएगी, या तो पीजीपी या अदर्स उसमें टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। मतलब यहां पे कौन सी आ रही है? या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है। इन दोनों की एनुअल वैल्यू जो है वो हमें हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल करनी है, और किसके हाथ में करनी है? ओनर के हाथ में करनी है, और ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर ऑल्सो। बस तो मुझे कंक्लूजन दो फटाफट से। अब कंक्लूजन का निकल के आ रहा है, हेलो भाई साहब, यार कैसे बेकार की बात कर रहे हो भाई तुम। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगी। बच्चा कह रहा है वेकेंट लैंड का मतलब क्या होता है? भाई वेकेंट लैंड का मतलब खाली पड़ी हुई जमीन। पहली बार पढ़ रहे हो क्या बिल्कुल ही, या अभी स्टार्टिंग की स्टेज पे हो नालायक है? ऐसे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे बच्चे फिर तो जरूर कर लिया हमने, हाउस प्रॉपर्टी भी कर लिया और पीजीपी भी कर लिया, फिर तो नालायक। वेकेंट लैंड का मतलब होता है खाली पड़ी हुई जमीन। वेकेंट का मतलब खाली, लैंड का मतलब जमीन, उसको वेकेंट लैंड बोलते हैं। अगर तुमने वो किराए पर दी है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो या तो पीजीपी के अंदर जाएगी या अदर सोर्स के अंदर जाएगी। अब डीम्ड ओनर कौन होता है वो सेक्शन 27 में समझ में आएगा कि डीम्ड ओनर कौन कौन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने वाइफ को अगर हाउस प्रॉपर्टी दी तो वाइफ जो भी इनकम कमाएगी उसका हस्बैंड डीम्ड ओनर माना जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। हाँ चलो, बच्चा कह रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलो आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जी। प्रोविजन सारे आपको समझ में आ गए हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर ऑलमोस्ट हमने पैक कर दिया है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके मारेंगे रट्टे, क्योंकि प्रोविजन अभी हमने समझे नहीं ना, एनुअल वैल्यू निकालना सीखा हमने,
ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना सीखा हमने, सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इधर देख लो ध्यान से नालायकों, इधर देख लो कैसे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रोविजन के रट्टे मारोगे क्या? तो पहले एक क्वेश्चन प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन प्रोविजन, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले प्रोविजन पढ़ लो नालायक। एक तो पता नहीं 3-4 बच्चे ना बीच में उंगली करते रहते हैं छेड़ खाने की, गाबा सर को छेड़ते हैं, मजा नहीं आ रहा। हम दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। इधर देखो ध्यान से जी। तो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से बताओ, एक तो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है। अब एनुअल वैल्यू जो हमें टैक्सेबल करनी है वो किसकी टैक्सेबल करनी है? प्रॉपर्टी की करनी है। किसके हाथ में करनी है? ओनर के हाथ में करनी है। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है। मैं वेकेंट लैंड, अगर खाली पड़ी हुई लैंड है, उसकी एनुअल वैल्यू जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात हमारी यहां पे समझ में आ रही है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हेलो भाई साहब, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये एक बात बताओ, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है, एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की करनी है, और प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में करनी है। बट गवर्नमेंट कहती है 3 केस ऐसे होंगे कि जहां पर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करेंगे। मतलब 3 केस ऐसे हैं कि जहां पर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, किसी और हेड में टैक्सेबल करेंगे, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। अब सबसे पहला केस ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कैरी किया तो वो इनकम टैक्सेबल करेंगे पीजीपी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। भाई अगर आपने बिल्डिंग का कोई पोर्शन अगर आपने बिजनेस के लिए नहीं किया, मतलब सॉरी अपने बिजनेस के लिए किया, तो वो इनकम जो होगी वो पीजीपी के अंदर होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। एक बात मेरे को बताना, जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 5 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर में मैं टैक्स की क्लासेस चला रहा हूं, तो ये 3 फ्लोर जो होंगे वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के जिस पोर्शन में मैं अपने खुद का बिजनेस प्रोफेशन कैरी करूंगा तो वो पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, वो पोर्शन पीजीपी के अंदर है। भाई डबल टैक्सेशन ना हो जाए ना, क्योंकि अगर मैं बिजनेस कैरी करूंगा तो आने वाली इनकम पीजीपी की है। अब अगर गवर्नमेंट ने बोले हाउस प्रॉपर्टी की भी है तो डबल टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर बिल्डिंग का कोई पोर्शन तुम अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए कैरी करोगे तो वो इनकम टैक्सेबल करेंगे पीजीपी के अंदर, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। फिर दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है, अगर लेट आउट आपका सप्लीमेंट्री बिजनेस है टू द मेन बिजनेस, इफ लेट आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस देन सच इनकम जो है वो टैक्सेबल करेंगे पीजीपी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। अब बच्चा कह रहा है गाबे, ओए गाबे, हेलो गाबे, सुन मेरी बात, आप मेरे को बता सकते हो कि ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या, कि लेट आउट का सप्लीमेंट्री मतलब ये क्या क्या कहना चाह रहा है, सप्लीमेंट्री मेन बिजनेस, वो समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में ना फॉर एग्जांपल मान लो 10 फ्लोर हैं, अब 10 में से 4 फ्लोर ऐसे हैं जो मैंने किराए पर दिए हुए हैं बैंक को, 4 फ्लोर ऐसे हैं जो मैंने किराए पर दिए हुए हैं बैंक को। अच्छा एक बात आना, मेरा बिजनेस है टीचिंग का, या मेरा बिजनेस है मान लो स्टील कंपनी है, या मेरा कुछ और बिजनेस है, बट मैंने क्या कर दिया, वो 4 फ्लोर बैंक को दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि अगर मैं 4 फ्लोर बैंक को दूंगा, मेरे स्टाफ को दूर दूर तक बैंक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक हमारी बिल्डिंग के नीचे ही है, और मैंने बहुत कम प्राइस पर उनको रेंट पे दिया। मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या मेरा बिजनेस बिल्डिंग को किराए पर देने का है? बताओ, क्या मेरा बिजनेस बिल्डिंग को किराए पर देने का है? नहीं, बट मैंने बिल्डिंग किराए पर क्यों दी? ताकि मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं इसलिए नहीं कि हमें फायदा हो, इसलिए कि हमारा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, परफेक्ट एग्जांपल। एक बात बताओ, जैसे मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में ना मान लो ये 3 फ्लोर है, अब 2 फ्लोर पर मैं टैक्स की क्लासेस चला रहा हूं, ये वाला फ्लोर मैंने लेट आउट किया हुआ है, और ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर भी मैंने लेट आउट किया हुआ है। और लेट आउट मैंने किसको कर दिया? आप एक बात बताओ, मेरा काम पढ़ाने का है, सारे बच्चे बोल देना मेरा काम पढ़ाने का है। आपको नहीं लग रहा कि अगर मैं अपने बिल्डिंग में प्रिंटिंग की दुकान खुलवा दूंगा तो मेरा बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा? अगर मैं प्रिंटिंग मतलब नीचे प्रिंटर की दुकान खुलवा दूंगा, अब कहां मेरा प्रिंटर दूर है,
उसके पास बुक्स बनने के लिए जाती हैं, फिर बुक्स आती हैं। अगर प्रिंटर नीचे ही बैठा होगा तो आराम से मेरा काम करेगा और मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा। भाई बच्चों को बुक्स की डिलीवरी में दिक्कत नहीं होगी, जैसे नीचे से बुक्स आएंगी तुरंत हम डिलीवर करवा देंगे। और मैंने उसको दुकान किराए पर दी बहुत कम प्राइस पर। अब सारे बच्चे बोल देना मैंने ये वाला फ्लोर किराए पर दिया तो क्या मेरा बिजनेस किराए पर देने का है? नहीं, मैंने प्रिंटिंग की दुकान को किराए पर क्यों दिया? ताकि मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे। और अगर मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, मतलब मेरे मेन बिजनेस की सपोर्ट करे, तो वो इनकम जो होगी वो टैक्सेबल करेंगे, पीजीपी हेड के अंदर करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात ध्यान देना कि अगर आपका मेन बिजनेस कुछ और है, आपने फिर भी किराए पर दिया, किस लिए? कि आपका मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे, तो वो इनकम तुम्हारी हम टैक्सेबल करेंगे, पीजीपी हेड के अंदर करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। लास्ट पॉइंट देखो, अगर आपने घर किराए पर दिया और वो कॉम्पोजिट रेंट है, इनसेपरेबल है। अब अगर कॉम्पोजिट रेंट है, इनसेपरेबल है, अब सोच के बोला कॉम्पोजिट रेंट इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है? कि आपने सामने वाले बंदे से इकट्ठा रेंट चार्ज किया, एक जैसा रेंट चार्ज किया। अब सारे बच्चे बताना, मैंने तुम्हें घर किराए पर दिया और उसमें फर्निशिंग आइटम भी साथ में है, तुम्हें नहीं लग रहा क्या ये घर फर्निश्ड है? बिल्कुल फर्निश्ड है। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ घर की वैल्यू भाई है, फर्निशिंग आइटम की भी है? फर्निशिंग आइटम की भी है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर मैंने घर किराए पर दिया, उसमें फर्नीचर और घर का किराया कंबाइन है, और इस किराए को ना मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा। मैंने कहा जी 40,000 रुपए घर के लगेंगे, अब इस 40,000 में फर्नीचर भी है और 40,000 में घर भी है, तो इसमें कितना फर्नीचर कितना घर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा वो देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा कॉम्पोजिट रेंट है, अगर तुम्हारा कॉम्पोजिट रेंट, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारा कॉम्पोजिट रेंट है और वो इनसेपरेबल है, अगर तुम्हारा कॉम्पोजिट रेंट है और वो इनसेपरेबल है, तो सारी की सारी वैल्यू या तो पीजीपी के अंदर जाएगी या अदर सोर्स के अंदर जाएगी। बट हां, अगर तुम्हारा कॉम्पोजिट रेंट है और वो सेपरेबल है, सेपरेबल मतलब बिल्डिंग का इतना और फर्नीचर का इतना, तो फिर बिल्डिंग वाला जो होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, और जो फर्नीचर वाला होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे या तो पीजीपी के अंदर या अदर सोर्स के अंदर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, हेलो भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया अगर कॉम्पोजिट रेंट इनसेपरेबल, सेपरेबल, अगर इनसेपरेबल है तो सारा टैक्सेबल करेंगे पीजीपी अदर सोर्स के अंदर। अगर वो सेपरेबल है या तो बिल्डिंग या अदर, अब बिल्डिंग वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी, अदर वाले केस में या तो बिजनेस या अदर सोर्स के अंदर, इस तरह से टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? जल्दी बताओ जी। इनकम टैक्स के हैंड रिटन नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं जी। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, यहां तक दिक्कत तो नहीं आ रही? यहां तक जो हमने रिवाइज किया, क्या आपको समझ में आ गया जी? यहां तक हमने जो भी रिवाइज किया, क्या आपको समझ में आ गया? पक्का पक्का? मस्त, बहुत बढ़िया। चलो, अब एक बच्चा कहता है गाबा सर, ओए गाबे, हेलो, ओ हम हैं क्रिस्टल क्लियर बैच वाले लोंडे और लड़कियां और इंटेलिजेंट बच्चे, हम चाहते हैं एक रिवीजन की भी रिवीजन करवा दे तो अच्छा हो जाएगा। हमें पता तू करवा देगा, तू हमारे हाथ की कठपुतली है गाबे, देखते को न चाहते हैं, चल करा करा गाबे के रिवीजन की भी रिवीजन करा, तभी तो हम कल तेरी मैराथन में आएंगे। कल मैराथन है गाबे इनकम टैक्स की, चल करा दे एक बार रिवीजन की रिवीजन। सुनो ध्यान से, 5 मिनट लगा के एक बार रिवीजन की रिवीजन कर लेते हैं। इधर देखो ध्यान से, अपुंछ ने सुन बा, अपुंछ ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है मेनली 2 तरह से, या तो सेल करके या रेंट पे। सेल वाली इनकम तो कभी भी यहाँ पे नहीं आती, ना तो कैपिटल गेन में ना पीजीपी के अंदर। रेंट वाले 2 केस हैं, या तो बिजनेस है या बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस है तो टैक्सेबल करेंगे हम पीजीपी के अंदर, अगर बिजनेस नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आई। फिर मैंने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला देखो 3 कंडीशन है।
तीन कंडीशन है। पहली बात तो एनुअल वैल्यू हमें टैक्सेबल करनी है, एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की करनी है और प्रॉपर्टी ओनर के हाथ में टैक्सेबल करनी है। अब एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है वो सारी बातें 23 में देखेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो बिल्डिंग या बिल्डिंग प्लस में लैंड। अगर खाली लैंड है वो यहाँ पे कवर नहीं होगी, या तो बिल्डिंग या बिल्डिंग प्लस में लैंड। और बिल्डिंग चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, वो इनकम जो होगी वो तुम्हारी यहां पे आएगी। ठीक है। और ओनर में डीम्ड ओनर भी आएंगे। अब डीम्ड ओनर कौन होते हैं वो सेक्शन 27 तुम्हें बता देगा। अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स से निकल के आ रहा है कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हमें ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करनी है। फिर तीन केस बाहर निकाल दिए। पहला केस क्या बाहर निकाला, पहला केस बाहर निकाला कि गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो तो वो पोर्शन तुम्हारा यहां पे नहीं आएगा जी। इट मींस अगर तुम बिल्डिंग के किसी पोर्शन को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो वो पीजीपी के अंदर होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। फिर दूसरा, अगर तुम्हारा काम किराए पर देने का नहीं है बट तुमने किराए पर दिया ताकि तुम्हारा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे तो वो इनकम तुम्हारी पीजीपी की है। तीसरा, अगर कॉम्पोजिट रेंट है, कॉम्पोजिट मतलब इकट्ठा रेंट है, अब उस इकट्ठे में नहीं पता फर्नीचर कितना बिल्डिंग कितना तो सारा रेंट पीजीपी अदर सोर्स। बट अगर तुम्हें अलग अलग पता है कि बिल्डिंग का इतना फर्नीचर इतना तो बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी के अंदर और फर्नीचर वाला जो होगा वो पीजीपी के अंदर या अदर सोर्स के अंदर जाएगा। ये सारी बातें हमने की है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का लोग कर दें। चलो तो फाइनली अब जाके हमारा रिवीजन की भी एक बार रिवीजन हो जाती है जी। अभी यहाँ पे आ जाओ, अगले पॉइंट पर आओ। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालना कैसे है जी, ये है सबसे मेन। हाँ सर आप ताली जरूर बजाइएगा, उस दिन जीएसटी वाली मैराथन में बहुत मजा आया था। हाँ तो इधर देखो ध्यान से नालायको, तुम यहाँ पे तालियां देखने नहीं आ रहे, ताली जरूर बजाइएगा। तुम यहाँ पे मुजरा देखने आ रहे हो क्या कि तालियां बजाइएगा? इधर देखो ध्यान से, ताली अभी बजा रहा हूं जी, ताली सुनो ध्यान से, ताली जरूर बजाइएगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालनी है। अब यहां से प्रैक्टिकल बनेगा। ओए मेरे भिंडी कलर के बच्चे, ओए शिमला मिर्च, हेलो भाई साहब इधर। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालनी है, अब ये पूरा फॉर्मेट है। आप में से कोई बच्चा है जिसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना याद आ रहा हो? कैसे निकालते हैं बताओगे मेरे को? थोड़ा सा बताओ, कोशिश करो बताने की कि अगर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो सबसे पहले क्या लेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे, फिर क्या आएगा, फिर क्या माइनस करेंगे और फिर कैसे होगा। अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो बताओगे? बताओगे? जल्दी बोलो। एक तो ये संजय को सारे बच्चे बाय करो जी, ये 2 विकेट्स और ये बाउंड्री वाले इनको एक बार बाय करो सारे बच्चे। ये मैच देख लेंगे ना आराम से। फिर यहाँ पे एक मिनट रुको, इनको पहले मैं चैट से हटा ही दूं ना, क्योंकि मैच बहुत जरूरी है इनके लिए, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहाँ गया वो, चैट ही भाग गई। अब दोबारा करेंगे तो इनको चैट से गायब कर देंगे। जीएवी में से माइनस करेंगे टैक्स आएगा एनएवी, टैक्स आएगा एनएवी। उसके बाद क्या करोगे फिर, एनएवी में से क्या करोगे 24A और 24B हम डिडक्शन माइनस करेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आ जाओ इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी, हाथ पकड़ो। हाँ तो आंचल फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, ये रिवीजन क्लास है, फर्स्ट टाइम में समझने वाला पॉइंट नहीं है। चलो फटाफट से हाथ पकड़ो, जल्दी हाथ पकड़ो। चलो अब चलो इधर। अब मैं गवर्नमेंट के पास गया तो मैंने गवर्नमेंट से पूछा, मैंने कहा गवर्नमेंट ने कहा हाँ। मैं कहा गवर्नमेंट ओए सुनो ना, मेरे को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, बता दो। गवर्नमेंट कहती मैं बता देती हूँ। मैं कहा बताओ कैसे निकालनी है। कह रहे देख सबसे पहले ना तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल। अगर तेरे को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है सबसे पहले तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल। मैं कहा वो कैसे निकालूं? कह रहे मुझे भी नहीं पता, वो सेक्शन 23 बताएगा जी। वो कह रहे मुझे भी नहीं पता, वो सेक्शन 23 बताएगा। अब 23 बताएगा कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। चलो मैंने ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल ली। मैं कहा अब उसने कहा इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स। भाई जो भी तुम्हारे प्रॉपर्टी के टैक्स हैं वो माइनस कर दो, सारे नहीं, म्युनिसिपल टैक्स। सारे बच्चे बोलो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दोबारा बोलो,
कम से कम 3 बार ये लाइन बोलो, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी दोबारा से, हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो ध्यान से, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक बार दोबारा बोलो, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये माइनस करेंगे, पहली बात म्युनिसिपल टैक्स वही माइनस होंगे जो ओनर ने पे किए हैं, टेनेंट वाले माइनस नहीं करने गलती से भी। हेलो भाई साहब, टेनेंट वाले माइनस मत कर देना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में टेनेंट दिया हुआ है तो गलती से माइनस मत करना, ओनर वाले माइनस करने हैं। और हेलो हाँ ओ सुनो सुनो, ओनर वाले भी सारे नहीं, पेड, पेबल मत कर देना, पेबल मत कर देना, क्वेश्चन में ध्यान देखना, पेड लिखा हो, ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल, माइनस मत कर देना। अभी बच्चा कह रहा है सर ठीक है, ओनर वाले माइनस करेंगे, ओनर वाले करेंगे पेड बेस वाले। अच्छा उस साल के, पिछले साल के, अगले साल के, या किसी भी साल के? जल्दी बताओ, बोलो। थैंक यू आंचल, थैंक यू, फटाफट से बताओ। उस मतलब करंट जिस साल की इनकम निकालनी है उस साल के, पिछले साल के, अगले साल के, किस साल के म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं बताओ जी, किस साल के माइनस करने हैं, जल्दी बोलो। म्युनिसिपल टैक्स हमें किस साल के माइनस करने हैं? करंट ईयर के माइनस करने हैं, पिछले साल के माइनस करने हैं, अगले साल के माइनस करने हैं, कौन साल के, कौन से? ओ नालायक मेरे बच्चे सारे बैठे हैं त्रिशूल खाएंगे, ऐसे की तैसी नालायकों। सुनो ध्यान से इधर बेटे, सुबह सुबह ना दिमाग मत खराब करो मेरा, याद करो मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर में जितने भी आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे वो सारे माइनस होंगे, चाहे वो किसी भी साल के हो। अबे सिर्फ प्रीवियस ईयर वाली बात थोड़ा थी, प्रीवियस ईयर में जिस साल की तुम इनकम निकाल रहे हो उस साल में तुमने जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे, चाहे पिछले साल के हो, चाहे अगले साल के हो, चाहे वो करंट ईयर के हो, जितने मर्जी म्युनिसिपल टैक्स हो, बस ये चेक कर लेना ओनर ने पे किए हो और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो। अगर इस प्रीवियस ईयर के ड्यूरिंग में जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए किसी भी सालों के सारे माइनस करेंगे तो ये गलत फहमी के अंदर मत लेना, प्रीवियस ईयर के किसी भी साल के म्युनिसिपल टैक्स होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे, बट पेड बाय ओनर होने चाहिए और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो सिंपल सी बात ध्यान रखना कि आपको पहले जीएबी निकालनी है, जीएबी के अंदर माइनस करने हैं म्युनिसिपल टैक्स, कौन से वाले? पेड बाय ओनर और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस साल के किसी भी साल के, मैं दोबारा बोलूंगा, किसी भी साल के म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं बट पेड बाय ओनर होने जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। प्रीवियस ईयर लिखा, मेरा बाबू आजा, मेरा बच्चा आजा, नोट में प्रीवियस ईयर लिखा है, मेरा बाबू इधर देख, आजा तेरे को पढ़ना सिखाता हूं, इधर देखो, आजो पढ़ना सीखते हैं, आजो आजो, एग्जाम से 40 दिन पहले पढ़ना सीखते हैं, आजो पढ़ते हैं। क्या लिखा है? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का ड्यूरिंग भी लिखा है मेरे नालायक बच्चे, पूरी लाइन पढ़ो। इस प्रीवियस ईयर के ड्यूरिंग में जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे सारे माइनस हो जाएंगे। ऐसा कहां लिखा है? ऑफ सेम प्रीवियस ईयर। ऐसा कहां लिखा है? ऑफ लास्ट ईयर। वो कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि अगर मैं 23-24 की इनकम निकाल रहा हूं तो 23-24 के ड्यूरिंग में जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो देखो यहां से जी, तो आपने जीएवी के अंदर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिए, आपकी एनएवी निकल के आ गई। क्लियर है? एनएवी आ गई। अब आगे देखो, एनएवी के अंदर माइनस करो डिडक्शन, दो डिडक्शन है, सेक्शन 24A और 24B। अब सबसे पहले सेक्शन 24A देखो, सेक्शन 24A है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितनी भी तुम्हारी एनएवी है उसका 30% निकालो और माइनस कर दो। अब अगर ये भी समझ नहीं आ रहा सर, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा
सर फेस टू फेस क्लास कब होगी? फेस टू फेस क्लास अब त्रिशूल बैच की नहीं होगी जी, क्योंकि हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पे फेस टू फेस क्लास होती थी तो वहीं पे अब नए बैचेस हमारे स्टार्ट होंगे, तो स्पेस की दिक्कत है। अब यूट्यूब पे लाइव ही क्लास चला करेगी, फेस टू फेस क्लास नहीं हुआ करेगी त्रिशूल बैच की। मैराथन्स होंगी फेस टू फेस, क्योंकि मैराथन रात को होती हैं, तो परसों वाली मैराथन जो होगी वो फेस टू फेस भी होगी, सारे बच्चे फेस टू फेस में आ सकते हैं। और यूट्यूब पे लाइव भी चलेगी। मैं दोबारा बोल दूं, अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर पहुंच जाना, या सारे बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना। लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ऐसा ना हो कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें नहीं मिल रहा, तो अपने अपने दोस्तों को बता देना मैराथन है बट अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ अभी अभी उस सॉन्ग की बात भी करेंगे, अभी उस सॉन्ग की बात भी करेंगे, ठीक है जी। सर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने का लॉजिक, सीतारमन जी लॉजिक हम रेगुलर बैच में करते हैं, अभी बस इतना ध्यान दे लो कि म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं, पेड बेस पर माइनस करने हैं, जो ओनर पे कर देगा बस वही माइनस करने, और कुछ माइनस नहीं करना। अब तुम्हारी एनएवी आ गई, अब सिंपल से पता है एनएवी का 30% माइनस कर दोगे आपकी डायरेक्शन होगी जी। फिर माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये माइनस कर दोगे, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने के बाद जितना भी आपको अनरियलाइज रेंट मिल रहा है या आपको रेंट की रिकवरी हो रही है तो वो उसमें जोड़ दोगे, आपकी टोटल इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी की। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का। ये फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लो, ये फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लो। सर इस चैनल पे क्यों नहीं है? दोनों ही चैनल हमारे हैं जी, ये चैनल भी हमारा है, वो चैनल भी हमारा है जी। ठीक है, तो जीएसटी की मैंने यहां ली थी, इनकम टैक्स की मैं वहां ले रहा हूं, उसका पार्ट नंबर 2 जो होगा 7 तारीख को वो मैं यहां पे ले लूंगा। बात तो एक ही है, देखो देखने से मतलब है कहां क्लास हो रही है, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये कि पता लग गया क्लास हो रही है, मिस ना हो जाए क्लास, बस। डन 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 डन। चलो अब मेरे को सारे बच्चे बताओ इनकम कैसे निकलती है, बताओ जी। अब मैं इसको छुपा रहा हूं, अब मैं इसको छुपा रहा हूं। अब बताओ सारे बच्चे, बताओ इनकम कैसे निकलेगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इनकम कैसे निकलेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीएबी निकालेंगे। जीएबी के अंदर माइनस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। कौन से वाले, पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आएगा, एनएवी। एनएवी के अंदर माइनस क्या करेंगे, डिडक्शन। कौन सी, सेक्शन 24A 24B। 24A किसका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनएवी का 30%, एनएवी का 30%। और फिर 24B में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों माइनस करके आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। और फिर जो भी तुम्हें रिकवरी हो रही होगी अनरियलाइज रेंट की, उसको बाद में जोड़ देना, आपकी टोटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की आ जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो सारे बच्चे लाइक करो फटाफट से, सारे बच्चे लाइक करो और सारे बच्चे कमेंट करके जाना, ऐसे मत जाया करो। ये 2 धर्म है तुम्हारे। मेरा धर्म क्या है, तुम्हें ऑनेस्टी से पढ़ाना। मेरा धर्म क्या है, अपनी ऑनेस्टी से तुम्हें नॉलेज देना। तुम्हारा धर्म ये है कि तुम्हें यहाँ पे कमेंट करके जाना है तुम्हें क्लास कैसे लगती है और लाइक करना, ये तुम्हारा धर्म है। किसी को डाउट है पूछ लो यार फटाफट से। अगर किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। डन। अनरियलाइज रेंट में से कुछ लेस होगा, हाँ 30% की डिडक्शन माइनस होगी जी, 30% की डिडक्शन माइनस होगी, बिल्कुल जी। डन 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 डन, लॉक कर दूं। चलो अब यहां पे आ जाओ। अब सबसे मेन मुद्दा ये है कि सर गाबा सर, ओए गाबे 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 गाबे, सुन सुन, ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता सकते हो? तो आ जाओ। अब सबसे पहले हम निकालना सीख रहे हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर ग्रोस, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चन कराओ, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो सारे बच्चे कान खोल के सुन लेना कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए गवर्नमेंट कह रही है आपको 4 वैल्यू चाहिए। ये 4 वैल्यू अगर आपके पास होंगी तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब वो 4 वैल्यू कौन कौन सी हैं? पहला है एफआरवी, दूसरा है एमवी, तीसरा है एसआर, चौथा एआर। सर 30% किसका डिडक्शन होगा रिकवरी में? जितनी रिकवरी होगी आपको
अनरियलाइज रेंट की, उसका 30% माइनस करने के बाद बैलेंस टैक्सेबल किया जाएगा। चलो वापिस वापिस। तो जीएबी निकालने के लिए 4 वैल्यू चाहिए। 4 वैल्यू कौन कौन चाहिए जी? पीजीबीपी सुदर्शन बैच की सारी क्लास मैंने पब्लिक कर रखी है। पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स एक बार वहां से जाके देख लो। पूरा रेगुलर बैच मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है 3 लेक्चर का, और 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो उसको रेगुलर बैच में देख लो। जब त्रिशूल बैच में होंगे दोबारा से कर लेना, बट पहले रेगुलर बैच पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक बार वहां से भी उसको अच्छे ढंग से देख सकते हो, स्पीड फास्ट करके सुन लेना जी। ठीक है, चलो अब बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। कौन कौन सी वैल्यू है? 4। कौन कौन सी? एफआरवी, एमवी, एसआर और एआर। अब इन चारों को यूज करके हमें जीएवी कैसे निकालनी है बताओ जी। अच्छा, एफआरवी का मतलब होता है फेयर रेंटल वैल्यू, मतलब अगर ये सिमिलर प्रॉपर्टी मार्केट से किराए पर लूं तो कितने में किराए पर मिलेगी, वो एफआरवी है। एमवी का मतलब क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स। कि म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, एमवी का मतलब होता है म्युनिसिपल वैल्यू, कि हमारी म्युनिसिपैलिटी वालों ने, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस घर की क्या वैल्यू निकाली है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद एसआर। एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। मतलब अगर तुम्हारा घर आर्मी के एरिया में है तो जहां पर आर्मी के एरिया में है वहां पर एसआर की बात होती है। एसआर का मतलब होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना रेंट रिकवर कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते। और एआर का मतलब जो आपको एक्चुअल में आ रहा है जी, जितना आपको एक्चुअल में आ रहा है वो आपका एआर है। अब इन चारों को यूज करके हमें जीएबी निकालनी है। और जब जीएबी कैसे निकलेगी सारे बच्चे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर। क्या कंपेयर करेंगे? एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर। फिर जो हायर आएगा उसको बोलेंगे FR1। कंपेयर करोगे FR1 को SR से, विच एवर इज लेस। जो लेस आएगा वो तुम्हारा ER होगा। ER को कंपेयर करेंगे AR से। किससे कंपेयर करेंगे? AR से। फिर अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर तुम्हारा AR ER से ज्यादा है तो फिर AR GAV है। बट अगर तुम्हारा AR ER से कम है, अगर तुम्हारा AR ER से कम है तो गवर्नमेंट कह रही रीजन चेक करो ये कम क्यों आ रहा है। भाई तुमने क्या अपना प्रॉपर्टी 4 महीने किराए पर दियो, 5 महीने किराए पर दियो, 6 महीने किराए पर दियो, इसलिए कम आ रहा हो। क्योंकि ER, MV और FRV ये हमेशा पूरे साल की होती हैं, तो वो पूरे साल की है, ये कुछ महीने की है। तो चेक करो कहीं तुम्हारे घर में वैकेंसी तो नहीं थी। अगर तुम्हारा AR कम आ रहा है वैकेंसी की वजह से तो फिर तो AR GAV बनेगा। बट अगर कोई अदर रीजन है, अदर रीजन में क्या क्या हो सकता है? आपने रेंट ही कम फिक्स किया हो, आपको रेंट रियलाइज ही ना हुआ हो, तो वो सारे अदर रीजन है। उस केस में गवर्नमेंट कह रही ER जो है वो GAV है। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो ये पूरा GAV निकालने का फॉर्मेट है। ठीक है जी। अब एक बार सारे बच्चे आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें रेगुलर बैच की याद करवाता हूँ। आ जाओ, जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले हैं ना उन्हें फील करवाता हूँ कि रेगुलर बैच दोबारा से। आ जाओ फटाफट से आओ, सारे बच्चे बोलो कम ऑन। सारे बच्चे फटाफट से बोलो जी। जो जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं कम से कम वो तो बोलेंगे, बाकी सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। जल्दी बोलो। अगर हमें, हाँ जी भाई साहब, ओए हेलो इधर, अगर हमें, हाँ जी, अगर मुझे GAV निकालनी है कितनी वैल्यू? 4। कौन कौन सी? FRV, MV, SR, AR। दोबारा बोलो, FRV, MV, SR, AR। फिर बोलो FRV, MV, SR, AR। सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे? FRV और MV विच एवर इज हायर। हायर क्या आएगा? FR1। किससे कंपेयर करोगे? SR से। विच एवर इज लेस। लेस क्या आएगा? ER। हाँ जी, लेस क्या आएगा? ER। किससे कंपेयर करोगे? AR। हाँ जी, कम ऑन, अब बोलो 1 2 3। अगर AR ज्यादा है तो हो, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR ज्यादा है तो हो, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। पहला पॉइंट तो ये होगा जी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। तो अब कंपेयर करेंगे AR और ER को। अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, क्योंकि अगर मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है तो गवर्नमेंट खुद बोलेगी ना GAV वो है। तो पहला पॉइंट ये निकल के आ गया, पहला पॉइंट आ गया, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? अगर AR कम है तो, अगर AR कम है तो हो, अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे।
अगर रीजन वैकेंसी है तो हो, अगर रीजन वैकेंसी है तो ए आर ही जेवी होगा। अगर अदर रीजन है तो हो, अगर अदर रीजन है तो ए आर ही जेवी होगा। अरिजीत सिंह क्राइंग इन द कॉर्नर, अरिजीत सिंह क्राइंग इन द कॉर्नर। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, ओ गाबे सुन रहा है ना तू, मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूं मैं। हाँ नहीं, क्या बात मेरी समझ में आती है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आती है? पक्का पक्का डन, लोग करें। ठीक है जी, चलो तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, ये आपके जीएवी निकालने का तरीका है, ये आपके जीएवी निकालने का तरीका है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को। वशु कह रहा है सर पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा वशु, जो करना कर लो। वशु को पढ़ाओ, वशु क्या करेगा पढ़ के मेरे बच्चे? पहले पढ़ लेता, अब क्या क्या करेगा पढ़ के? पहले पढ़ना चाहिए। तो जो पहले पढ़े हुए हैं उनको मजा आ रहा है, तक वो टेंशन हो रही है क्योंकि तू पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, आजा वशु आजा, पढ़ते हैं। आजा वशु आजा, जल्दी बता। अब वशु बताएगा, सिर्फ चैट बॉक्स में वशु की चैट आएगी। वशु क्या निकालना सीखा है हमने? जीएवी निकालना सीखा है। जीएवी के लिए वशु कितनी वैल्यू चाहिए? 4। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए बताओ? कौन कौन सी? एफ आर वी, एम वी, एस आर, ए आर। दोबारा बोलो, एफ आर वी, एम वी, एस आर, ए आर। फिर बोलो, एफ आर वी, एम वी, एस आर, ए आर। सबसे पहले वशु क्या कंपेयर करेंगे? एफ आर वी और एम वी। क्या करेंगे? एफ आर वी और एम वी। तो एफ आर वी और एम वी विच एवर इज हायर, क्या आएगा? एफ आर 1। किससे कंपेयर करेंगे? एस आर से। विच एवर इज लेस, क्या आएगा? पढ़ रखा है सर पहले भी, तो लग तो नहीं रहा। लग नहीं रहा मेरे बच्चे, इतनी जितनी जितने तेरे चेहरे पे टेंशन के हाव भाव है ना, लग नहीं रहा बेटे। इतना टाइम तो अब तू चाहे कि मैं पढ़ाता रहूं तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार। थोड़ा थोड़ा मेरे को सारे बच्चे देखने, मेरे को सिर्फ वशु को तो देखना नहीं। 535 बच्चा बैठा है, खाली वशु तो मेरे को दिखता नहीं। 520 बच्चे और भी हैं, उनको भी मेरे को समझाना है, थोड़ा बीच में उनको एंटरटेन भी करना है। वशु समझ मेरी बात को, ठीक है? तो मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। तो पहले बताओ क्या आएगा? एफ आर बी और एम वी विच एवर इज हायर। फिर आएगा एफ आर 1, कंपेयर करोगे एस आर से, विच एवर इज लेस, क्या आएगा? ई आर। अब कंपेयर करोगे ए आर से। अब सारे बच्चे बोल दो, अगर ए आर ज्यादा है तो ए आर ही जीएवी होगा। अगर ए आर ज्यादा है तो ए आर ही जीएवी होगा। अगर ए आर कम है तो, अगर ए आर कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो ए आर ही जीएवी होगा। अगर अदर रीजन है तो ई आर ही जीएवी होगा। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो ये पूरा का पूरा आपके सामने जीएवी निकालने का तरीका है। अब मैं देखता हूं कि तुम जीएवी कैसे निकाल पा रहे हो जी। अब मैं देखता हूं तुम जीएवी कहां, नीचे से आए हो? कहां से आए हो? नीचे से कहां से? अच्छा ठीक है जी। तो यहां पे एक बार फटाफट से आ रहे हो जी। अब एक बार हम निकालना सीख रहे हैं जीएवी, ठीक है? अब एक बार क्वेश्चन लिखो। आ रहा वशु? अब क्वेश्चन का आंसर देगा वशु। अब मुझे वशु जो है क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है वशु? मेरा प्यारा वशु, मेरा नोना नोना वशु, मेरा छोटा सा वशु, क्यूट क्यूट सा वशु। वशु मेरे वश में नहीं है, बट वशु को वश में कर लूंगा आज मैं। आजा वशु, क्वेश्चन लिख। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस। वशु जिस चीज का तुझे इंतजार था ना क्वेश्चन का, वही दे रहा हूं अब मैं, ठीक है? आ जाओ। तो यहां पे लिखो सबसे पहला एफ आर वी, एम वी, एस आर, ए आर।
ठीक है, FRV, MV, SR और AR। और ये है वैकेंसी, और ये है अनरियलाइज रेंट। ये आपका है अनरियलाइज रेंट। आपको बताना है GAV कितनी आएगी जी, आपको बताना है GAV कितनी आएगी। लिखो यहां पे, आ जाओ। नहीं वशु ऐसे नहीं जा सकता, वशु मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता। वशु पक्का इस टाइम देख रहा है, बस चैट नहीं कर रहा वशु। वशु बस चैट नहीं कर रहा, वशु सुन रहा है मेरी बातें। वशु के चेहरे पे ना इस टाइम स्माइल है, थोड़ी सी वशु के चेहरे पे और स्माइल आई, फिर थोड़ी सी और आई। अब वशु के चेहरे पे स्माइल तो आ रही है, बट वशु हंसना नहीं चाह रहा। पता नहीं क्यों जिंदगी से वशु परेशान सा लग रहा है। बेटे वशु हंस ले, जिंदगी एक ही बार मिलती है। AR जो है वो 30,000 पर मंथ है, और वैकेंसी नहीं है जी। ठीक है, अनरियलाइज रेंट भी नहीं है। आपको बताना है GAV कितनी है जी। ठीक है अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अगले पॉइंट पर आओ, सेकंड पॉइंट। FRV है 2 लाख, 2,40,000। SR है 2,10,000। AR है 20,000 पर मंथ। और वैकेंसी जो है, वैकेंसी है 3 महीने की। अनरियलाइज रेंट नहीं है, आपको GAV बतानी है। ठीक है वशु, यार करना रिप्लाई, मेरा मन ही नहीं लग रहा यार। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तू रिप्लाई नहीं कर रहा यार, कैसे चलेगा यार वशु। जल्दी कर, फटाफट से रिप्लाई कर यार, जल्दी कर। यहां पे लिखो आगे 4 लाख। MV 2,80,000। SR जो है वो 2,90,000 है। AR 20,000 पर मंथ। 4 महीने की वैकेंसी है, अनलाइज रेंट नहीं है जी। सर वैकेंसी मतलब क्या होता है? भाई वैकेंसी मतलब होता है खाली, नालायक। वैकेंसी मतलब क्या होता है? वैकेंसी का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ घर। अगले पर आओ। FRV जो है वो 2,90,000 की है। MV जो है वो 3,10,000 की है। SR जो है वो 2,80,000 का है। AR जो है वो 30,000 पर मंथ है। वैकेंसी नहीं है, और 5 महीने का अनरियलाइज रेंट है। 5 महीने का अनरियलाइज रेंट है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अगले पॉइंट पर आओ, 5वें पॉइंट पर आओ। 2,80,000 FRV, 3 लाख रुपए MV। SR जो है वो 2,60,000 पे। AR जो है आपका जो है वो 30,000 पर मंथ है। वैकेंसी जो है 4 महीने की वैकेंसी है, और 1 महीने का अनरियलाइज रेंट है। आपको GAV बतानी है। लो जी, बस ये 5 क्वेश्चन मुझे करके बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आपको GAV निकालना आ गया जी। बस ये 5 क्वेश्चन कर दो और मैं मान जाऊंगा कि आपको GAV निकालना आ गया जी। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है। चलो जी फटाफट से करो क्वेश्चन। जल्दी करो फटाफट से जी। करो 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 करो, शाबाश 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 शाबाश। पांचों के पांचों का आंसर दो मेरे को। आई नीड वशु आंसर, आई नीड वशु आंसर। मैं गुस्सा मान जाऊंगा वशु, बहुत हो गया, आंसर दो मुझे।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई तुम्हारे तो। ऐसन कैसन चलेगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। पांचों का आंसर निकालो, पांचों, ऐसे एक एक करके आंसर नहीं देने, पहले पांचों आंसर निकाल लो, फिर एक ही मैसेज में पांचों का आंसर मुझे बता देना जी। प्रशांत का आ गया जी, प्रशांत का तो आ गया, बाकी बच्चे बताएं। वशु को बुलाने के लिए मुझे बातें करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, फिर वशु आएगा बीच में मैसेज लेके कि सर प्लीज पढ़ा दो। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, पांचों का आंसर दो। पहले का आंसर आ गया एक बच्चे का 3,60,000, दूसरे का 2,40, तीसरे का 2,90, चौथे का 3,42,000, क्या बात है। पांचवे का 2,10,000। पता नहीं क्या कर रहे हो यार, मेरे तो समझ नहीं आ रही, तुम्हारे एग्जाम भी हैं नहीं है, पता नहीं क्या ही हरकतें कर रहे हो तुम। एक तो ना तुम दिल छोटा, बिल्कुल ना दिल छोटा कर देते हो बिल्कुल यार। इतना 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 मेरे को ऐसे फील करवाते हो ना तुम, ऐसे फील करवाते हो फिर ऐसे भाई साहब टेंशन दे देते हो तुम मेरे को। इधर देखो ध्यान से नालायकों, सुनो ध्यान से, अब एक बार चेक करो, अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे, ओए सुनो ध्यान से, इधर देखो, अब यहाँ पे चेक करो। पहले तो यहाँ पे देखो FRV और MV, इनमें से हायर, हायर क्या बन गया, FRV बन गया। फिर यहाँ पे FR1 आ गया, FR1 और SR विच एवर इज लेस, लेस क्या बन गया, ये 280 बन गया। AR 30,000 है, 12 महीने की वैकेंसी है, 3,60,000 है, तो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, तो AR है 3,60,000, तो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तुमने पहले का सही करके ना कोई तीर नहीं तोड़ दिए तुमने, कहीं तुम्हें लग रहा ना वाह वाह यस यस हमने पहले का सही कर दिया, कोई तुमने तीर नहीं तोड़े। अब दूसरे पे आओ, दूसरा यहां पर आओ, इधर देखो ध्यान से, दूसरे पे आओ। FRV और MV हायर क्या बनेगा, 2,40, फिर FR1 और SRV एवरेज लेस क्या बनेगा, 2,10। अब यहाँ पे 20,000 पर मंथ है, 3 महीने की वैकेंसी है, तो 12 में से 3 महीने चले गए, कितने महीने मिले, 9, तो 9 मंथ, ध्यान रखना 9 मंथ, 20,000 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 1,80,000 रुपये हो गया। अब मेरे को सारे बच्चे बताना 1,80,000 रुपये कितना आ गया, 1,80,000 रुपये मेरा आ रहा है AR। अच्छा ER मेरा कितना आ रहा है, ER मेरा जो आ रहा है वो 2,10 आ रहा है। क्या मेरा AR जो है वो ER से कम है, यस। अब रीजन चेक करना पड़ेगा वैकेंसी है या नहीं है, अभी देखते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन 3 भी, क्वेश्चन 3 भी एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन 3 में क्या है। इनमें से हायर क्या है, 4 लाख, इनमें से लेस क्या है, 2,90,000, तो ER जो मेरा आ गया वो 290 आ गया जी। फिर यहाँ पे AR जो है वो 20,000 पर मंथ है और 4 महीने की वैकेंसी है, तो कितने महीने का मिला, 8 महीने का मिला, तो 20,000 मल्टीप्लाई 8, तो AR जो मेरा आ गया वो कितना आ गया, 1,60,000। यहाँ पे आ गया 1,60,000 मेरा AR आ गया। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, यहाँ पे AR 180 है, यहाँ पे ER 210 है, क्या AR ER से कम है या ज्यादा है। पहले क्वेश्चन 2 की बात करो, पहले क्वेश्चन 2 की बात करो, क्या मेरा AR ER से कम है या ज्यादा है, बताना एक बार जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मेरा AR ER से कम है, ज्यादा है, कम है, AR ER से कम है। अच्छा क्या रीजन वैकेंसी है, क्या रीजन वैकेंसी है, बच्चा कह रहा है बिल्कुल रीजन वैकेंसी है, बिल्कुल रीजन वैकेंसी है। और अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा, तो 180 GAV बनेगा। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेरा ER जो आ रहा है वो आ रहा है, ER जो मेरा है वो 2,90,000 है,
और AR जो है वो 1,60,000 है। अब यहां पर बताओ क्या मेरा AR जो है वो ER से कम है या ज्यादा है? अब बात करो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार छोड़ दो, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन 3 में क्या AR ER से कम है? बिल्कुल कम है। यहां पर AR कितना है 160, AR कितना है 290, तो AR जो है वो मेरा ER से कम है। अच्छा AR ER से कम है तो क्या इसमें रीजन वैकेंसी है? क्या इसमें रीजन वैकेंसी है? बच्चा कह रहा है बिल्कुल वैकेंसी है, यहां पर भी 4 महीने की वैकेंसी है। अगर 4 महीने की वैकेंसी है इसलिए आपका AR कम आ रहा है। अब ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर इसमें पॉइंट नंबर 2 में तो रीजन वैकेंसी है, पॉइंट नंबर 3 में रीजन वैकेंसी नहीं है। तो सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, यही तुमने गलती की है और तुम डंडे खाने वाले काम कर रहे हो। पॉइंट 2 में रीजन वैकेंसी है बट पॉइंट 3 में रीजन वैकेंसी नहीं है। अब जो तुम सोच रहे हो ना, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने परफेक्ट आंसर दिया होगा, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं है यार वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने काम गलत कर दिया। अब बच्चा कह रहा है सर कैसे बेकार की बात कर रहे हो, दोनों में रीजन वैकेंसी है तो है, वैकेंसी दिया हुआ है। भाई वैकेंसी देने से रीजन वैकेंसी नहीं बनता। अगर क्वेश्चन में वैकेंसी लिखी हुई है उससे रीजन वैकेंसी थोड़ा बन जाएगा। सर फिर कैसे बनेगा? अगर वैकेंसी ना होती तो AR कितना होता वो निकालो। कि अगर मान लो ये 3 महीने की वैकेंसी ना होती तो AR जो बन जाता वो 240 बन जाता। अब AR 240 बन जाता, ER 210 है तो मेरा AR ER से ज्यादा हो जाता। अब मेरा AR कम आ रहा है क्योंकि रीजन वैकेंसी है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट अगर मेरा वैकेंसी नहीं होती ना तो मेरा AR 240 हो जाता। अब वैकेंसी की वजह से यहां पर मेरा 180 आ रहा है। नो डाउट मेरा ER से कम है बट रीजन मेरा वैकेंसी है, क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा AR ज्यादा होता। वैकेंसी रहने की वजह से मेरा AR जो है वो कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी नहीं है जी। तो रीजन वैकेंसी है, इस केस में रीजन वैकेंसी है क्योंकि वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है। तो फिर अगर AR जो है फिर ARG भी बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 1,80,000। तो सेकंड का आंसर जो बनेगा 180 बनेगा, क्योंकि अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा, और AR जो मेरा यहां पे निकल के आ रहा है वो 1,80,000 है, तो AR ही मेरा GAV है। तो सेकंड का आंसर बनेगा 180, 240 नहीं बनेगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जो रेंट मेरे को रिकवर ही नहीं हुआ ड्यू टू वैकेंसी, वो रेंट कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। AR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल कितना है 180 मेरी GAV है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन अगेन, इसको पीछे करके दोबारा सुन लेना एक बार। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले में ER देखो 290 है और AR 160 है। अब AR 160 है। अच्छा 160 कैसे है? 4 महीने की वैकेंसी 20,000, तो 4 महीने बाहर निकाल दो, 8 महीने, 8 मल्टीप्लाई 20,000, 1,60,000 आ गया। मेरे को सारे बच्चे बोल देना यहां पर भी आपका AR जो है वो ER से कम आ रहा है। क्या तो क्या ये AR के कम आने का रीजन वैकेंसी है? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चन 3 में वैकेंसी ना होती, अगर क्वेश्चन 3 में वैकेंसी ना होती, 4 महीने की वैकेंसी ना होती, तो 20,000 मल्टीप्लाई 4, 80,000 रुपए का मुझे रेंट और आता। भाई यही तो होता ना, अगर वैकेंसी ना होती तो क्या होता? 4 महीने का रेंट और मिल जाता। तो 20,000 मल्टीप्लाई 4, 80,000 रुपए, तो ये कितना बनता? 240 बनता। अब वैकेंसी नहीं है तो भी मेरा ER से कम आ रहा है, वैकेंसी है तो भी कम आ रहा है, तो भाई रीजन वैकेंसी का है। आप समझो, रटने वाले बच्चे ध्यान दो, वैकेंसी देने से रीजन वैकेंसी नहीं बनता। अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा AR कितना होता? अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा AR ज्यादा होता। अब कम आ रहा है, रीजन वैकेंसी है। बट अगर वैकेंसी ना होती तो भी मेरा कम आ रहा है, वैकेंसी होने के बाद भी कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरा रीजन है। तो फिर ER जो होगा वो GAV बनेगा। ER मेरा यहां पे निकल के आ रहा है 2,90,000, तो ये मेरा GAV बनेगा 2,90,000। तो GAV कितना आ रहा है? 2,90,000 पे आ रहा है। अब अगले पॉइंट पर आऊं। इनमें से हायर 310, इनमें से लेस 280, AR 30,000 पर मंथ है, और यहाँ पे अनलाइज रेंट 5 महीने का, कुछ नहीं करना जी। ठीक है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, 5 महीने का रेंट अनलाइज है मतलब मेरे को मिला नहीं, तो मिला कितने महीने का है? 7 महीने का।
तो अगर 7 महीने का मिला है तो 7 × 30 कितना हो गया? 2,10,000। अब सारे बच्चे बोल दो, इनमें से हायर 310, इनमें से लेस कितना बन गया? 280 बन गया ना। इनमें से लेस कितना बन गया? 280 बन गया। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, ER जो है, ER मेरा 280 है, AR मेरा 210 है। क्या AR के कम आने का रीजन वैकेंसी है? क्या जो AR मेरा कम आ रहा है, AR मेरा 210 आ रहा है, क्या रीजन वैकेंसी है? नहीं, रीजन वैकेंसी नहीं है, अदर रीजन है। और अगर अदर है तो ER भी बनेगा। ER मतलब यहाँ पे बनेगा 280, तो यहाँ पे 2,80,000 पे GAV निकल के आएगा। ये पता नहीं आपने कैसे निकाला हुआ, यहाँ पे 3,42,000, 280 GAV आएगा। कितना बनेगा? 2,80,000 पे GAV बनेगा। तो GAV बनेगा 2,80,000 पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन वैकेंसी नहीं है। और अगर रीजन वैकेंसी नहीं है तो ER GAV बनेगा। ER कितना हो गया? 2,80,000 पे। डन, लोग करें। अगले पॉइंट पर आओ। अगला और खतरनाक है, अगला और खतरनाक है। वशु कहां गया? वशु जो कह रहा था सर क्वेश्चन कराओ। वशु, ये होते हैं क्वेश्चन, देखो ऐसे निकलती है GAV। बट मेरे बच्चे अगर बिना प्रोविजन के करवाता ना, जो 2-3 तुम्हारे अभी भी सही हैं वो सारे गलत हो जाते फिर, अगर मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करवाता। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगले पॉइंट में देखो, इनमें से हायर 3 लाख, इनमें से लेस 2,60,000 पे। तो यहां पे आपका ER जो आ गया वो 2,60,000 आ गया। फिर यहां पे आओ जी। अब यहां पे 30,000 पर मंथ है, 4 महीने और 1 महीना। 4 महीने की वैकेंसी, 1 महीना अनलाइज्ड, 5 महीने। तो 30,000 × 5, तो AR जो आ गया वो 1.5 लाख आ गया भाई। 30,000 × 5, क्योंकि 4 महीने की वैकेंसी, 1 महीने का अनलाइज्ड, तो कितने महीने का मिला? 7 महीने का मिला। सॉरी 7 महीने, सॉरी 2,10,000 आएगा। यहाँ पे 2,10,000 आएगा जी, यहाँ पे आएगा 2,10,000, क्योंकि 7 महीने का मिला ना। तो 30,000 × 7, 2,10 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर ये 4 महीने की वैकेंसी ना होती, अनरियलाइज रेंट को एक बार छोड़ दो, उसको एक बार छोड़ दो, अगर ये 4 महीने की वैकेंसी ना होती तो आपको नहीं लग रहा 30,000 × 4, 1,20,000 मुझे और मिल जाता? 30,000 × 4, 1,20 में और मिलता, तो मतलब ये 3,30,000 हो जाता। तो मेरा AR ER से ज्यादा हो जाता। अब कम आ रहा है क्योंकि वैकेंसी की वजह से, क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती तो 120, 330 बन जाता, मेरा AR ज्यादा हो जाता। बट अब कम आ रहा है तो रीजन वैकेंसी है, और अगर रीजन वैकेंसी है तो GAV बनेगा AR, तो यहां पे बनेगा 2,10,000 पे, ये मेरा GAV बनेगा जी। सर वो SR है ना, ER क्यों बोल? अरे मेरे बच्चे, बीच एवरेज लेस जो निकल के आता है ना, FRB और MB बीच एवरेज हायर, हायर आ गया FR1, कंपेयर करोगे SR से, तो बीच एवरेज लेस जो है उसको ER ही तो कहते हैं। जो इन दोनों में से लेस आता है वो ER ही तो होता है, उसको ER बोलते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी? जिनके सारे सही हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जिनके सारे के सारे सही हैं और गलत हैं, चेक करो गलती हुई कहाँ है जी। हनी सर, केस 4 में आपने अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट तो माइनस होगा ही होगा जी। अनरियलाइज्ड रेंट जो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ तो वो तो माइनस करोगे ना आप। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका AR कम आ रहा है बट रीजन वैकेंसी नहीं है। रीजन क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट। तो अगर उसके कम आने का रीजन अनलाइज रेंट है तो गवर्नमेंट ने कहा फिर GAV जो बनेगी वो क्या बनेगी? जो तुम्हारा ER होगा वो GAV बनेगी। सिर्फ हमें वैकेंसी देखनी है, अगर वैकेंसी की वजह से कम आ रहा हो तो AR GAV है, नहीं तो ER बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बच्चा कह रहा है कि सर और करा दो, ये रहा क्वेश्चन, इसको होमवर्क कर लेना। सेम उसी लेवल पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका होमवर्क है, आप घर से ट्राई करके आना चाहिए। ठीक है नहीं? ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ऐसे जैसे मैंने दिया उसी लेवल पे 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपने घर से करके आने हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो अब जाके लो 5 छोड़ो, ये लो एग्जाम्पल 2 और ले लो, 6 क्वेश्चन और होमवर्क ले लो। बस तुम भी क्या याद रखोगे? 5 और 6, 11 क्वेश्चन होमवर्क ले लो बस। ठीक है ना? 5 तो मैंने करवा दिए और
6 और 5 11 क्वेश्चन तुम्हारे घर से होमवर्क है। तो आई थिंक पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी किस तरह से आपको जीएवी निकालने हैं। डन। सर वैकेंसी है या नहीं वो कैसे पता लगता है? मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, वैकेंसी है या नहीं वो ऐसे पता लगता है कि अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा एआर कितना आता, और अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा एआर कितना आता, वैकेंसी होने के बाद मेरा एआर कितना आ रहा है। अब अगर वैकेंसी ना होती तो फिर मेरा एआर ज्यादा आ जाता ईआर से, बट अब कम आ रहा है तो रीजन वैकेंसी है। बट अगर वैकेंसी नहीं है तो भी कम आ रहा है, वैकेंसी है तो भी कम आ रहा है, तो भाई फिर तुमने रेंट ही कम फिक्स की है। और अगर रेंट कम फिक्स किया ना फिर तुम्हारा ईआर जो होगा वो जीएबी बनेगा, फिर एआर जीएबी नहीं बनेगा। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? लोग कर दें इसको। डन। चलो अब यहां पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, बहुत ध्यान से मेरे सुनना। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं पेड बाय ओनर और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितने ही साल के हैं वो सारे के। देखो लिखा है ना यहाँ पे, पेड बाय ओनर माइनस करेंगे, पेबल बाय ओनर नहीं करेंगे, पेड बाय टेनेंट नहीं करेंगे, पेबल बाय टेनेंट नहीं करेंगे, बोर्न बाय ओनर, तो बोर्न को भी हम पेड ही मानते हैं, इसको माइनस करके चलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? अब जिसको भी वैकेंसी वाले पॉइंट में दिक्कत है भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार पीछे करके दोबारा देख लेना, सुन लेना। 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 11 आपके होमवर्क हैं। 11 और 5 16 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो वैकेंसी वाला पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। सर क्लास कब तक चलेगी? 10:15 तक जी क्लास चलेगी, 10:15 बजे तक जी। डन। यहां तक लोग कर दूं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। तो अब जाके हमें जीएवी निकालना आ गया। अब जाके हमें जीएवी निकालना आ गया तो सेक्शन 22 हमारा खत्म हो गया, सेक्शन 23 हमने रिवाइज कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारा सेक्शन नंबर 24 है। अब सेक्शन 24 जो है वो है डिडक्शन आपको मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए। अब उसमें 2 सेक्शन है, एक तो सेक्शन 24A और एक 24B। अब 24A तो सिंपल है, जितनी भी तुम्हारी एनएवी आ रही है उस एनएवी का 30% निकाल के माइनस कर दो। हाँ अगर तुम्हारी एनएवी नेगेटिव में है या एनएवी नील है उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर तुम्हारी एनएवी पॉजिटिव में है उस केस में डिडक्शन मिल जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो जो भी हमारी एनएवी है उसका 30% निकालेंगे और 30% निकालने के बाद हम डिडक्शन जो होंगी वो दे देंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एनएवी नेगेटिव है 0 है नो डिडक्शन, अगर एनएवी पॉजिटिव है तो 30% जो होगा वो एनएवी का हम डिडक्शन के रूप में अलाउड कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब यहाँ पे आओ। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं जी, ये लो, ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ सारे के सारे बच्चे। इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। निकाल के बताओ जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के बताओ जल्दी 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 जल्दी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के बताओ जी। आपको एफआर भी दी है, एमवी दी है, एसआर दी है, एआर दी है, वैकेंसी 2 महीने की है, म्युनिसिपल टैक्स 2 लाख रुपए का है, पेड बाय ओनर है, इंक्लूड 50,000 जो है वो लास्ट ईयर का है, मतलब इस साल के 1.5 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपए लास्ट ईयर के हैं। आपको इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, जल्दी बताओ जी। सर एनएवी नेगेटिव कैसे हो सकती है? अगर म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा हो जाए तो एनएवी नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल। भाई अगर आपके म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा है जीएवी कम है तो एनएवी नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के दिखाओ जी, जल्दी करो फटाफट से जल्दी। हर्ष कह रहा है 1,33,000। हर्ष कह रहा है 1,33,000। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं जी? 1,33,000 1,33,000 1,33,000। तो एक बार देख लेते हैं फिर यहाँ पे 1,33,000। ठीक है जी, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो यहाँ पे जीएवी 390, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 2 लाख रुपए सारे माइनस कर दिए, एनएवी 190, 24A की डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 57, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 1,33। जी बताओ
इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या ही बनेगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? बोलो 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 बोलो। डन? लॉक कर दूं? चलो, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें अभी करना है, उसके बाद फिर आज वाली क्लास का हम लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और सुनो, कल हमारी त्रिशूल बैच की सुबह क्लास नहीं है, क्योंकि कल हम शाम को मिल रहे हैं 7 बजे मैराथन के लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दो, ठीक है जी? उनको बोल देना शाम को 7 बजे मैराथन है, इनकम टैक्स का पार्ट नंबर 1। और कल मैं नोट्स आपको भेज दूंगा सारे मैराथन वाले। पहले हम सारे छोटे छोटे चैप्टर्स करेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नंबर के बनते हैं, बट आप उन्हें छोड़ के जाते हैं। तो पहले हम जैसे टैक्स रेट हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, सेट ऑफ, रिटर्न, एडवांस टैक्स, एएमटी, टीडीएस, टीसीएस, मतलब जितने भी आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं वो सारे कल 12 घंटे में खत्म कर देने हैं हमें, ठीक है? लाइव चलेगी अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे, और संडे को फिर वो मेरे चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो अगर किसी को रिकॉर्डिंग देखनी है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? और दूसरी बात, फिर यहाँ पे फेस टू फेस होगी लक्ष्मीनगर में 6:45 तक। फेस टू फेस वाले सारे बच्चे लक्ष्मीनगर में पहुंच जाना, बस ये पर ध्यान दो। राइटिंग प्रैक्टिस इसमें कैसे होगी भाई? इसमें प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? इसमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, इसमें तो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होती है। इसमें कोई कोई थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा है जो हमें लिख लिख के देखने हैं। आज के नोट्स जो इनकम टैक्स की समरी बुक है उसके अंदर है, जो आज के नोट्स हैं, जो इनकम टैक्स की समरी बुक है उसके अंदर नोट्स आपको दिए हुए हैं, बस ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है? सर जी मैं आ सकता हूँ? हाँ जी, कोई भी आ सकता है फेस टू फेस में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। शाबाश 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 शाबाश, लिखो क्वेश्चन लिखो। आपको दिया हुआ है FRB 2,80,000। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग 25 तारीख से होगी जी, क्वेश्चन सॉल्विंग होगी 25 तारीख से। MV 2,90,000, SR 2,70,000, AR जो है वो 30,000 पर मंथ है। उसके बाद वैकेंसी 4 महीने की। म्युनिसिपल टैक्स 10%, पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो जी। लो जी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दो फटाफट से, जल्दी करो। टैक्स में थ्योरी नहीं आती जी, टैक्स में थ्योरी नहीं आती। टैक्स में मुश्किल से 5-7 नंबर की थ्योरी आएगी बस, बाकी सारा प्रैक्टिकल होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको जी। सर कई बार एक ER को प्रपोर्शनेट भी करते हैं। वो प्रपोर्शनेट तब करते हैं जब घर का आधा हिस्सा आपने लेट आउट किया हो और आधा आप यूज कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में। वो भी पॉइंट हमारा कल वाली क्लास में आएगा जी। 1,51,200, 1,51,200 कैसे निकाला आपने? बताना एक बार जी, कैसे निकाला आपने? इनमें से आया 290, इनमें से लेस 270। AR 30,000 पर मंथ, वैकेंसी 4 महीने की, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 8 मंथ, 240। अब 240 है, AR कम आ रहा है ड्यू टू वैकेंसी, क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती तो AR ज्यादा होता। अब AR कम आ रहा है तो रीजन वैकेंसी है, तो GA भी बन गया 240। म्युनिसिपल टैक्स 10%, किसका आएगा 10%? गलती से इसका मत निकाल देना, गलती से इसका मत निकाल देना। म्युनिसिपल टैक्स याद कर, मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू का 29,000 रुपए, ये हो गया NAV। और माइनस में आप डिडक्शन माइनस कर दोगे। अच्छा पहले NAV माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये आपका हो गया 2,11,000 माइनस में 30%। तो 2,11,000 में 30% माइनस करोगे तो 1,47,700 रुपये आंसर आएगा। ये करेक्ट आंसर है। बाकी 1,51,200 वाले उनका गलत हो चुका है। अब चाहे वो सही करते रहे, पेपर में गलत हो चुका है उनका।
क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन गलत किया है। तुमने म्युनिसिपल टैक्स निकाल दिया जीएवी का। अरे नालायक को, म्युनिसिपल टैक्स नाम से क्लियर है। म्युनिसिपल टैक्स किस वैल्यू का निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू का निकलेगा, तो वो तुम निकाल नहीं पा रहे। आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1,47,700, बस ये आंसर बनेगा। डन। लोग कर दो उसको जी। जिनका सही है उनके लिए क्लैपिंग, जिनका सही है उनके लिए क्लैपिंग। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। चलो जी, अब आ जाओ। अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फिर बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी हम संडे को शाम को त्रिशूल बैच की जो क्लास होगी, बचा हुआ हाउस प्रॉपर्टी हम संडे वाली क्लास में खत्म करेंगे। फिर मंडे वाली क्लास में सुबह सुबह हम स्टार्ट करेंगे सैलरी का चैप्टर। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? तो होपफुली मंडे को हम सैलरी वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल शाम को मैराथन, ठीक है? फिर परसों सुबह रेस्ट, फिर परसों शाम को अपना हाउस प्रॉपर्टी, फिर मंडे को हम सैलरी का चैप्टर करेंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे आज वाली क्लास का लास्ट पॉइंट सुनो। एक बात मेरे को बताओ, आपको जीएवी निकालना आ गया। अब जीएवी निकालने की 4 वैल्यू है, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। फिर एफआरवी एमवी हायर आएगा FR1, कंपेयर करोगे SRV whichever इज लेस आएगा ER, कंपेयर करोगे AR। फिर बोलोगे अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे, अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा, अगर अदर रीजन है तो ER ही GAV होगा। ये सारी बातें आपने पढ़ी है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम हर केस में GAV नहीं निकालते, हम कुछ केस में तुम्हारी GAV नील मानेंगे, हम कुछ केस में तुम्हारी जीएवी नील मानेंगे। नील का मतलब होता है कि तुम्हारी जीएवी नील, उसके बाद फिर तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मतलब जो ये कैलकुलेशन तुमने जीएवी की समझी है, वो कैलकुलेशन हर केस में नहीं है। हम कुछ केस में तुम्हारी जीएवी नील मानेंगे। अब किस केस में जीएवी नील मानेंगे? तो 3 केस में जीएवी नील मानेंगे जी। सबसे पहला, अगर आपका घर होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी नील है जी। अगर आपका घर होली वेकेंट घर है तो जीएवी नील है। अगर आपका घर डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी नील है। इन 3 केस में जीएवी आपकी नील है। और जो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर है, इस घर में ऑप्शन जो मिलेगा नील का, सिर्फ 2 घर के लिए मिलेगा। 2 से ऊपर अगर घर है वो डीम्ड लेट आउट मान के इनकम निकाल देंगे। तो पहली बात तो ये समझ लो, इन 3 केस में जीएवी नील लेनी है। अब बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, अगर जीएवी नील लेंगे, चलो जीएवी नील हो गया, तो जीएवी के बाद माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। तो क्या म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी? गवर्नमेंट कहती है सुनो, अगर तुम्हारी जीएवी नील है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने या नहीं करने, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी जीएवी नील किस वजह से है। अगर तुम्हारी जीएवी नील है सेल्फ ऑक्यूपाइड या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड की वजह से, तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। पर अगर तुम्हारी जीएवी नील है, जो 12 महीने घर खाली पड़ा रहा, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, उस केस के अंदर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। सर अगर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो जीएवी तो नील है, अब जीएवी नील है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो एनएवी नेगेटिव आएगा। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनएवी कैन बी नेगेटिव। क्या होगा? लॉस ही तो आएगा ना भाई, क्या होगा? लॉस ही तो आएगा ना हाउस प्रॉपर्टी का। तो लॉस को हम दूसरी इनकम से खत्म नहीं करते। याद करो, हमने सेट ऑफ वाला चैप्टर किया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होगा, फिर दूसरे हेड से 2 लाख तक खत्म होगा, और डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनएवी कैन बी नेगेटिव। अगर तुम्हारे म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा हो जाते हैं, उस केस में एनएवी नेगेटिव हो सकती है। अब यहां पे चेक करना, देखो यहां पे जीएवी जो नील है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, ऑप्शन सिर्फ 2 घर के लिए। ये जो ऑप्शन है वो 2 घर के लिए। 2 से ऊपर वाले जो भी घर होंगे वो लेट आउट मानेंगे। 2 से ऊपर वाले जो भी घर होंगे वो सारे लेट आउट मानेंगे। 2 घर की जीएवी नील मानेंगे। बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे जी, मान लो मिस्टर विजय के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, एक की जीएवी नील, 2 है, 2 की नील। अगर 3 है तो 2 की नील मानेंगे, एक को डीम लेट आउट मान के हमें इनकम निकालनी है। अब अगर मिस्टर विजय के पास 4 घर हैं, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और 2 को लेट आउट मान लोगे, आप जीएवी निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अगर घर होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या तो वेकेंट है या अदरवाइज है। अदरवाइज मतलब मंथली लेट आउट, मंथली सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो सारे केस उसमें चले गए। अब अगर घर आपका होली सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब 12 महीने तुम खुद रह रहे हो, जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी, एनएवी नील,
24A भी नील। सिर्फ अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ली है उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो 24B मिलेगा, या तो इनकम नील होगी या लॉस होगा, मतलब और कुछ भी नहीं है, और सारा कुछ नील है, सिर्फ 24B इंटरेस्ट वाला माइनस करेंगे और कुछ माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मान लो वेकेंट है तो वेकेंट वाले केस में नील, यहां पे ध्यान देना ये अलाउड है, तो एनएवी नील या नेगेटिव हो सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील आएगी। फिर 24B इंटरेस्ट अगर है तो माइनस कर देंगे, ये तुम्हारा इनकम आएगी, या तो नील या नेगेटिव में इनकम आ जाएगी। फिर अगर इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा केस है तो भाई जीएबी निकालनी पड़ेगी, जैसे अभी हमने निकालना सीखा है। उसमें म्युनिसिपल टैक्स में माइनस होंगे, फिर एनएवी आएगी, फिर एनएवी का 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, अगर एनएवी पॉजिटिव है और यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। तो मतलब मैक्सिमम ये 3 ही केस एक तरह से बन सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने के। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, इन तीनों में से वो किस केस में है। ठीक है सर, गाबा सर गाबा सर गाबा सर गाबा सर, ओए गाबे 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 सुनो। अगर एक घर है उसका 70% पोर्शन लेट आउट है और 30% सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो कैसे करेंगे? अगर बात तो सही है सर। सर 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 एक और क्वेश्चन है। अगर मान लो एक घर में फॉर एग्जांपल मान लो, अब क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है कि उसमें कुछ पोर्शन तो हमने किराए पर दे दिया और कुछ पोर्शन वेकेंट पड़ा हुआ है, उस केस में क्या करेंगे? बात तो वो भी सही है। मैंने क्या बताया? होली सेल्फ ऑक्यूपाइड तब नील है, मैंने कहा होली वेकेंट तब नील है। बात समझ पा रहे हो? मगर अगर होली वेकेंट है तो नील है, अगर एक दिन भी आपने किराए पर दिया तो जीएबी निकालनी पड़ेगी। होली वेकेंट होना जरूरी है, होली सेल्फ ऑक्यूपाइड होना जरूरी है, तब जाके जीएबी नील है, नहीं तो जीएबी निकालनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ ऑप्शनल स्कीम के अंदर है, वो हम कल वाली क्लास में जब इंटरेस्ट हम देखेंगे तो हम चेक कर लेंगे इंटरेस्ट माइनस कैसे होगा। आप सुनो ध्यान से, यहां तक हो गया। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। अब यहां से पेज नंबर 54 से, ये पेज नंबर 54 है आपकी समरी बुक के अंदर, पेज नंबर 54 ये लो, ये एक बार आपने घर से देख के आना है। उसके बाद 23(5) ये एक बार घर से देखाना, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 24 डिडक्शन वाला एक बार गो थ्रू कर लेना। ये सारी की सारी बातें हम कल वाली क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को हम फाइनली पैकअप कर देंगे। सर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड तो भी थी, अगर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है पार्टली लेट आउट है तो इनकम निकालना पड़ेगा। जब तक 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होगा ना, हम जीएबी नील ले लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हाउस प्रॉपर्टी आज हमने अच्छा खासा कर लिया। 5 क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए, 11 और 5 16 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको जीएबी बहुत बढ़िया निकालना आ जाएगा। ठीक है, जीएबी आपने निकालना सीख लिया, अपना वैकेंसी वाला पॉइंट सीख लिया, बस फिर बात खत्म। फिर आपकी एनएवी आ गई 24, ये तो बिल्कुल सिंपल है, एनएवी का 30% और फिर 24BH। ठीक है, चलो फिर बाकी मिलेंगे। अब बाकी कब मिल रहे हैं? बाकी कब मिल रहे हैं? शाम को 7 बजे। सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाओ जी, सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि कल मैं वहां लिंक डालूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक डालूंगा, तो सारे बच्चे वहां पे कनेक्टेड रहना। शाम को 7 बजे कल हम मिल रहे हैं पूरे जोश के साथ। एक भी बच्चा छूट गया तो बिल्कुल एग्जाम में दिक्कत आ गई, ठीक है ना, क्योंकि इनकम टैक्स में आप एक मैराथन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोनों के दोनों मैराथन बहुत काम की हैं और आप सब जानते हो इनकम टैक्स में हमें क्या दिक्कत आती है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में और यूट्यूब पे लाइव अल्टीमेट सी वाले चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से ठोक दो लाइक, और कर दो दिल खोल के कमेंट कर दो कि कैसा चल रहा है त्रिशूल बैच आपका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सर त्रिशूल बैच इनकम टैक्स वाला कब तक चलेगा? चलेगा ये 10-15 नवंबर तक तो चलेगा ही, मतलब 10 से 15 नवंबर तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। बट उससे पहले हमारी दोनों मैराथन हो जाएंगी, उससे पहले हमारी दोनों मैराथन भी हो जाएंगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 15 नवंबर तक मैं इसको लेके चलूंगा, उस फिर के बाद तो फिर आप खुद ही पढ़ोगे जी। ठीक है, चलो बाय बाय। सुदर्शन बैच की सारी क्लासेस पब्लिक हैं। सुदर्शन बैच 3 चैप्टर पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उसमें से देख लो, आपको फिर त्रिशूल बैच में इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो डिटेल क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई हैं, एक बार आप उनको जाके देख सकते हो। ठीक है जी। आकाश प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर पूरा का पूरा वहां पे डला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।